इंडिया में गोल्ड और सिल्वर का क्रेज हम सबको है, लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो कौन से मेटल में इन्वेस्ट करना ठीक है और कब ठीक है। गोल्ड को हम वेल्थ क्रिएशन और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिल्वर को इग्नोर कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या हमें सिल्वर में भी इक्वली इन्वेस्ट करना चाहिए और कब करना चाहिए? क्या वेडिंग सीजन में ज्वेलरी खरीदना सही है? गोल्ड और सिल्वर में डिजिटली इन्वेस्ट करने के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? लॉन्ग टर्म रिटर्न सिल्वर ज्यादा देगा या गोल्ड ज्यादा देगा? सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज्यादा स्टेबल है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा स्टेबल है? ETFs, SGB और सिल्वर EFT आपके लिए कैसे गेम चेंजर हो सकते हैं? अगर आप गोल्ड या सिल्वर में या दोनों में एक स्टेबल और डिजिटल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। इन सब चीजों के बारे में आज हमने डिस्कस किया CA राजीव गुप्ता से, जो इंडिया और UAE में प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है इसके लिए एडवाइस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा है या सिल्वर में? और डिजिटल मोड में आपके पास सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी जा सकते हैं। गोल्ड में या सिल्वर में हम इन्वेस्ट करना हो, उसका सही टाइम क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से 10 to 15% मैक्सिमम आपका 15% और 10 to 15% आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में हो। गोल्ड के रेट मैंने कभी घटते हुए नहीं देखे, अगर घटते तो शॉर्ट टर्म के लिए घटते हैं। सर, बचपन से हम सुनते आए हैं फैमिली से, फ्रेंड्स से या पड़ोसियों से कि अगर सेविंग करनी है तो गोल्ड में करो, और अब जाके मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत हाई गए हैं। लेकिन जो इमोशन हमारे गोल्ड और सिल्वर से जुड़े हैं परिवारों के, चाहे सोने के गहने हो लेडीज़ के लिए, या शादियों में गोल्ड की शॉपिंग हो, या फिर हमारे यहाँ चांदी के बर्तन भी यूज़ होते हैं, लेकिन आज भी प्रेफरेंस हम गोल्ड को ज़्यादा देते हैं, सिल्वर को नहीं। और पिछले 1-2 महीने में मैंने देखा कि सिल्वर की जो रिटर्न है वो गोल्ड से ज़्यादा है। तो आप क्या मानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा है या सिल्वर में करना ज़्यादा अच्छा है? देखिए, आपने जो कहा कि गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में रिटर्न है, तो अभी आपने पीछे के मार्केट में देखा ही है, तो सिल्वर में डाउन भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली पहले हमें दोनों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों में हमारे इमोशंस जुड़े हुए, हमारी फैमिलीज़ की वैल्यूज़ जुड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पर चलता है, दिवाली फेस्टिवल हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, या आपने कहा कि चांदी की भी, सिल्वर की भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे इवेंट पे यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो इमोशंस तो नो डाउट है। और जहाँ तक बात है कि प्राइस इंक्रीज़ की या उसको परचेज़ की, अगर आप उसको इमोशंस के एंगल से देखते हैं, फेस्टिवल के एंगल से देखते हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या है। सब अपने टाइम पर परचेज़ करते हैं, शादी में, बाकी सब पे। लेकिन आप उसको फाइनेंशियल एंगल से अगर आप बात करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर को हमें समझना पड़ेगा। गोल्ड की जहाँ तक बात है, गोल्ड के लिए आप हमेशा से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रहा है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, हमेशा से ग्रोथ रही है। पिछले 20 साल में आप देखिए तो गोल्ड कहीं से कहीं तक पहुँच चुका है, स्टेबल है, लेकिन वो रिटर्न देके जाता है। सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसके अंदर अप भी आपको ज़्यादा मिलेगा, डाउन भी ज़्यादा मिलेगा। हालांकि सिल्वर और गोल्ड में डायरेक्शन कई बार एक जैसी मिलती है आपको देखने के लिए, बट स्टिल गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, कि आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है या फीलिंग्स पे जाना है, तो फीलिंग्स बेस तब तो प्राइस कोई भी है, सब अपने हिसाब से ठीक है। जिसकी पॉकेट जितना अलाउ करेगी वो कम क्वांटिटी परचेज कर लेगा। ये भी हो सकता है कि उसको क्वांटिटी उतनी परचेज करनी है, इररेस्पेक्टिव वो प्राइस जो भी होगा वो परचेज टाइम पे करता है। बट आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आपको देखना चाहिए कि इस समय मूवमेंट ऑफ प्राइस क्या चल रहा है और आगे का क्या है। तो उस चीज़ को देख के आप फाइनेंशियल एंगल से डिसीजन लेते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर आपको रिटर्न, अगर आप फाइनेंशियल एंगल से जाएंगे तो मैं आपको टाइमिंग भी मतलब समझ के आपको देखना, तब आपको बेनिफिट देगा। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे अभी, पिछले 20 सालों में गोल्ड का रिटर्न बहुत हाई हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राइस अप हुए हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है सर? देखिए, उसका रीज़न क्या है, जो गोल्ड है ना वो ग्लोबल इकोनॉमी पे बेस चलता है। और अगर आप देखें कि डॉलर है, मान लीजिए डॉलर पे हम इसकी डिपेंडेंसी की बात करें, तो अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड का प्राइस डाउन होगा। इन्फ्लेशन एक फैक्टर होता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप सेफ जोन की तरफ जाओगे। क्या शेयर मार्केट आपने देखा हो, मार्केट टूटेगी तो क्या होगा, गोल्ड इंक्रीज होगा। तो वो एक कारण रहा है कि जो गोल्ड के प्राइस इतने सालों में आपने देखे, और पिछले कुछ सालों में तो आपने 2-3 साल की अगर आप पीछे की बात करें तो बहुत अच्छी रिटर्न आपको देखने के मिली है। जैसी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो वहाँ पर गोल्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पोजीशन पे जाए, डिमांड बढ़ेगी उसकी, तो जाहिर सी बात है प्राइस उसका बढ़ेगा। तो ये एक वजह रहेगी गोल्ड का। हालांकि गोल्ड लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये भी एक रीज़न है। तो परचेज आपको करेगी तो उसका क्या होगा, डिमांड हमेशा हाई रहेगी आपकी। तो गोल्ड के लिए प्राइस इसलिए आपको देखने मिले इंक्रीज काफ़ी मिले।
अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूं तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा है या सिल्वर में? देखिए लॉन्ग टर्म में जो आप अगर बात करेंगे तो नो डाउट आंसर इज गोल्ड। उसका रीज़न है कि सिल्वर इंडस्ट्री बेस्ड ज़्यादा है और डिमांड बेस पे, इंडस्ट्री की डिमांड पे बेस है। हालांकि गोल्ड का भी फैक्टर उसमें काम करता है, बट अगर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी, जैसे सिल्वर का आज की डेट में आप देखिए अभी पीछे क्यों इसके प्राइस हाई हुए, तो उसका रीज़न था कि काफ़ी जगह पर जहाँ पर सिल्वर का यूज़ होता है, आप बैटरीज में बात करें, अब कार जितनी आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स में आ गई है तो बैटरी बेस उसमें ईवी सिस्टम आ गया है। तो जब इंडस्ट्री यूज़ बढ़ेगा या कोई मेडिकल इक्विपमेंट है वहाँ पर आपको यूज़ दिखेगा, तो जैसी डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी सिल्वर का प्राइस हाई होगा। पर अगर डिमांड उनके प्रोडक्ट की कम होगी तो क्या होगा, प्राइस उसमें डाउन होगा। तो सिल्वर को हम ज़्यादातर काउंट करते हैं जब आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर आप मेटल में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप ऐसे इन्वेस्टर है जो शॉर्ट पीरियड को लुक आफ्टर देख रहे हैं, तो आप सिल्वर के साथ जा सकते हैं और टाइमिंग देख के आप अपना इन्वेस्ट करें, कब आपको पैसा लगाना है कब पैसा निकालना है, आप उस तरीके से जा सकते हैं सिल्वर में। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं तो आप लेके आराम से, गोल्ड इज़ ऑलवेज द सेफ मोड, और वो आपको प्राइस वैल्यू जो मार्केट के रेट में आप सोच रहे हो उसमें इंक्रीज करके देगा ही देगा। तो मेरी एडवाइस हमेशा गोल्ड के लिए, व्हेन यू आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दैट। गोल्ड में सर सब लोग इन्वेस्ट तो करते हैं और शुरू से करते आए हैं, लेकिन उनका मोड क्या होता है कि गोल्ड के गहने खरीद लिए। अब वैल्यू तो उसकी भी बढ़ रही है, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है, रिटर्न हम निकालते हैं कि भाई अब इसको बेच देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा रिटर्न हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं और वो प्योर भी नहीं होता, तो उसमें काफ़ी पैसे कट जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम उसको फिजिकल गोल्ड की तरह इन्वेस्ट ना करके हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए डिजिटल मोड हो या फिजिकल मोड हो, पहले आपको देखना आप इन्वेस्टर के एंगल से बात कर रहे हैं या आपका उसमें जो इमोशन जुड़ा हुआ है, जो आपका फैमिली वैल्यूएशन ऐड है। क्योंकि ज्वेलरी जाहिर सी बात है, आप ज्वेलरी सिर्फ गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसको यूज़ भी है ना, वो आपका एक फैमिली का, एक आपके जो इमोशन जुड़े हुए हैं उसका वो पार्ट है। तो इसलिए आपके वहाँ पर डिज़ाइनिंग बाकी सब आप देखते हैं, मेकिंग चार्जेस, नो डाउट जब आप सेल करने जाएगी तो मेकिंग चार्जेस आपकी जीरो हो जाती है। तो इन्वेस्टर को मैं ऑलवेज एडवाइस करूंगा ये दोनों मोड में कि डिजिटल में जाना है, फिजिकल, उससे पहले वो इन्वेस्टर है या यूजर में है या इमोशंस के साथ है। अगर वो इन्वेस्टर है तो फिजिकल भी रख सकता है, लेकिन वो बिलियन में डील करे फिर वो, ठीक है, रेदर देन ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के मुकाबले वो बिलियन में करेगा, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, प्योरिटी है। बट अगर आप कंपेरिजन पूछ रहे हैं कि डिजिटल मोड में या फिजिकल में, तो दो बड़े डिफरेंस है जिसकी वजह से आई ऑलवेज करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो डिजिटल मोड इज गुड वन ऑफ द फर्स्ट रीजन इज कि आपको फिजिकल में कैरी भी करना है, उसको होल्ड करना अपना में एक रिस्की पार्ट है। सेकंड उसकी प्योरिटी, ठीक है, आप विश्वास से कहीं ना कहीं खरीदते हैं लेकिन उसकी प्योरिटी स्टिल एक आपका क्वेश्चन मार्क बना हुआ, डाउट बना रहता कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, या जो बताई गई है वो उतने कैरेट की प्योरिटी उसमें है या नहीं, वेदर ज्वेलरी और बिलियंस में। जबकि आप डिजिटल मोड में जाते हैं तो आपको प्योरिटी का इशू खत्म हो जाता है। डिजिटल मोड में आप जाते हैं तो आपके पास उसको रखने का इशू खत्म हो जाता है। और डिजिटल मोड में आपके पास सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी जा सकते हैं। जिसे आप मान लीजिए SGB से आप चले जाए, आप ETF से चले जाए, आपने देखा होगा डिजिटल, आज की डेट में डिजिटल गोल्ड का एक सिस्टम आ गया है, तो आप स्मॉल अमाउंट से भी वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर की पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है, स्मॉल के लिए भी और अदरवाइज भी डिजिटल आज की डेट में ज़्यादा अच्छा आपके लिए। सर SGB को थोड़ा सा बताएंगे। SGB क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बॉन्ड है, जिसको हम गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं, तो बैंक की तरफ से वो, जब भी बैंक की स्कीम आती है, टाइम टू टाइम बैंक अपनी स्कीम लेके आता है, जब ये स्कीम वो लेके आते हैं तो उसमें आपको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बेस पर आपको, बट डॉक्यूमेंटेशन में आप कितना पैसा लगा रहे हैं, जैसे हम FD बनवाते हैं तो FD तो हमारी अमाउंट पर बेस है, 1 लाख 5 लाख व्हाट्सएवर। बट आप जब बॉन्ड परचेज करते हैं तो जिस दिन आप, जब बैंक कोई स्कीम लेके आता है तो जो करंट आपको वहाँ पर क्वांटम में परचेज करना पड़ता है कि 10 ग्राम आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं, यानी 10 ग्राम का आप डॉक्यूमेंट परचेज कर रहे हैं, लेट से। तो जो भी उस समय का रेट होगा 10 ग्राम का, या जो उन्होंने बैंक ने उस समय ऑफर प्राइस निकाला हुआ है अभी कि हम आपको इस प्राइस पर 10 ग्राम आपको गोल्ड, आज 10 ग्राम का डॉक्यूमेंट आपको हम देंगे। तो आपने मान लीजिए आज कोई गोल्ड का रेट है 1,20,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी बात करें, तो आपने एक 10 ग्राम का वहाँ पर एक बॉन्ड खरीद लिया रेदर देन फिजिकल, ठीक है। तो आपने 120 का 10 ग्राम का हमने प्राइस बताया, आपने बॉन्ड परचेज कर लिया। तो आपको दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 ग्राम में ही काउंट होगा, जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो उस समय जो गोल्ड का प्राइस होगा वो आपको मिलेगा, जब अदरवाइज भी फिजिकल मोड में रखते हैं। पर इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट।
आपको 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो पैसा आपने लगाया नहीं, आपके दोनों पर्पस पूरे हो गए, एफडी में जो आप रिटर्न गेन करते हैं और वैल्यू एप्रिसिएशन जो कि नॉर्मली गोल्ड में होती है, तो वैल्यू एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। और सबसे मेन है कि आपका डिजिटल मोड में स्टिल चल रहा है क्योंकि वो पेपर वर्किंग पे है। अब बैंक का है तो बैंक वैसे भी आपको पता है कि उस पर भरोसा आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो SGB इज़ अ गुड वन। लेकिन ये गोल्ड में अभी तक सिल्वर में ये नहीं आया। गोल्ड बॉन्ड सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं या कभी कभी आते हैं? स्कीम से आते हैं जी, ठीक है। तो बैंक इसकी स्कीम निकालते हैं, जब जिस पीरियड में उसने ओपन किया है उनका टारगेट होता है कि हम इस स्कीम से इतना फंड रेंज करेंगे, और जब उनको लगता है कि वो पूरा हो गया या वो टाइम पीरियड ओपन करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा स्कीम आपकी किस समय बैंक की आ रही है, तब आप उसके साथ जाए। सर गोल्ड में या सिल्वर में हम इन्वेस्ट करना हो, उसका सही टाइम क्या होना चाहिए? देखो टाइमिंग तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, है ना, देखो उसमें फिर वापस बात आएगी, लोग बहुत गलती कई बार क्या करते हैं, जिस समय प्राइस बहुत हाई हो रहा होता है, मतलब फेस्टिवल सीजन की मैं बात करूँ, नॉर्मली आप देखो फेस्टिवल सीजन पे प्राइस हाई हो जाता है क्योंकि डिमांड हाई हो जाती है। उस समय अगर आपको यूज़ मतलब शादी है, फंक्शन है, कोई ऐसा आपका है जिसमें आपको चाहिए, तब तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आपको। उस समय आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप हाई प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि फेस्टिवल सीजन से अलग आप जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस आपको जनरली वहाँ पर स्टेबल प्राइस मिलेंगे, तो जो इंक्रीज प्राइस है, जो वेरिएशन है, उससे आप बच सकते हैं। सिल्वर की भी अगर आप इसी तरह बात करेंगे तो उसके अंदर आपको मार्केट डिमांड सप्लाई को आपको मैच करके देखना पड़ेगा। तो जो टाइमिंग को लेके बात करें तो टाइमिंग हमेशा आप थोड़ा सा अवॉइड करें फेस्टिवल सीजन को, तो आपको ज़्यादा अच्छा प्राइस उसमें इन्वेस्टर के लिए एंट्री करने का सही टाइम है। तो जब इंडियन फेस्टिवल है तो रेट तो ग्लोबली हाई हो जाता है, इसका क्या रीज़न है? रेट ग्लोबल हाई का मतलब डिमांड की बात करेगी ना, इसमें डिमांड जब भी बढ़ेगी आपकी तो उसमें लोकलाइज, अपने जैसे पीछे भी सिल्वर में देखा होगा, MCX का प्राइस तो 150 के आसपास चल रहा था, लेकिन प्रीमियम मार्केट चलनी शुरू हो गई तो लोगों को कहाँ पर नुकसान हुआ, वहाँ पर MCX तो इंक्रीज नहीं हो रहा उतना, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर उस पर प्रीमियम चालू हो गया, तो 180, 185, 190 तक भी लोगों ने, 2 लाख तक भी इनफैक्ट पीछे परचेज किया। बट वो वापस जब वो चीज़ कम हुई वहाँ पर, ये दिवाली के सीजन के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन जब वापस प्राइस आया तो वो वापस 150 के नियर बाय पहुंचा दोबारा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप इमोशंस के साथ ना जाए इन्वेस्टमेंट में, आप हमेशा उसकी रियलिटी चेक करके आप उसके अंदर एंटर करें। तो अगर आप MCX के साथ देखेंगे तो उसमें इतना प्राइस इंक्रीज नहीं था। तो जो आप पूछ रहे प्राइस ज़्यादा इंक्रीज किस लिए हो जाता है, तो इमोशंस ऐड हो जाते हैं फेस्टिवल के टाइम पर। इंडिया में आप पूछ रहे ग्लोबल तो नहीं हुआ सर, फिर इंडिया में इम्पैक्ट क्यों इस तरीके पर, फिर ग्लोबल पे इम्पैक्ट क्यों आया, तो डिमांड की वजह से। तो डिमांड सब जगह पर ही उस तरीके से। तो अगर किसी भी कंट्री में डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड के रेट हाई जाएंगे। गोल्ड के रेट के और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें डिमांड इज वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन बाकी इन्फ्लेशन की बात है, डॉलर के प्राइस की बात है, डॉलर कितना स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का अगर आप रिवर्स देख रहे हैं कि डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो प्राइस आपका कम होगा उसके अंदर। तो इस तरीके से फर्क चलेगा। जो हमने डिजिटल गोल्ड की बात की, सिल्वर में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सिल्वर में ऑप्शंस है, लेकिन उसमें बॉन्ड वाला ऑप्शंस नहीं है बैंक की तरफ से भी, लेकिन उसमें ऑप्शंस और भी है। आप ETF कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा सकते हैं, डिजिटल सिस्टम वहाँ पर भी है, तो आप सिल्वर में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, बस SGB नहीं है, बाकी आपके पास ऑप्शन सिमिलर है। तो सर जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़े तो क्या सिल्वर के भी प्राइस तभी उसी टाइम पे बढ़ता है? इनका आपस में रिलेशन क्या है? जो गोल्ड का और सिल्वर का रिलेशन आपने जो बोला, वो उसमें प्राइस अगर ट्रेंड हम कई बार सेम देखते ही है और ट्रेंड रहता भी है। उसका रीज़न है कि जो सिल्वर है वो मार्केट डिमांड पे, यानी कि इंडस्ट्री पर, और गोल्ड पे भी बेस करता है वो। तो क्योंकि उसका लिंक दोनों से है, तो गोल्ड का इम्पैक्ट सिल्वर पे आपको देखने को मिलेगा ऑन सेम डायरेक्शन। बट जो खुद में गोल्ड की बात करें वो ग्लोबल इकोनॉमिक पर और फर्दर जो आपकी इन्फ्लेशन पर, ठीक है, इन चीज़ों पे, अदर फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो गोल्ड और सिल्वर में लिंक इतना ही है कि सिल्वर जो है वो गोल्ड के डायरेक्शन से भी चलता है, बट उसमें इंडस्ट्री का भी इम्पैक्ट पूरा है। बट आपको ऐसा मिलेगा कि दोनों का डायरेक्शन समहाउ आपको मिलेगा। बट वॉलराइज की वापस बात करेंगे तो गोल्ड में इतना चेंजेस आपको अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा जितना सिल्वर में मिलेगा। तो सिल्वर के प्राइस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कुछ सेम भी हैं गोल्ड की तरह और कुछ अलग भी हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर। SIP का ट्रेंड बहुत है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में किसी को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना हो तो उसे करना चाहिए या नहीं? देखिए, पोर्टफोलियो की बात करी, बहुत सारे हमारे भी अपने क्लाइंट आते हैं जो हमसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं कि रियल एस्टेट में लगाना है जी, गोल्ड में लगाना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है। तो जितना भी आपका पोर्टफोलियो हो
तो एक जनरल एडवाइजरी अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछेंगे तो वो भी आपको ये आंसर दे देंगे। मेरे हिसाब से 10 to 15% मैक्सिमम आपका 15% और 10 to 15% आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में हो। और अगर आप सिल्वर की बात कर रहे हैं तो इट माइट बी 2 to 5% आप सिल्वर में रख सकते हैं अगर अपने पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टर आप सर्च कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है सिल्वर के अंदर, तो इसलिए वहाँ पर पोर्टफोलियो आप थोड़ा कम रखें। गोल्ड आपको रिटर्न भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा, तो आप 10 to 15% रख सकते हैं। तो सर अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, एक छोटा सा आप हमें बताइए कि अगर 100% को लेके चलें तो कितना किस में डिवाइड करना चाहिए? तो जो पोर्टफोलियो का जो कंसेप्ट हम जनरली एडवाइस करते हैं उसके अंदर हम 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। एक तो आपका गोल्ड सिल्वर यानी कि मेटल की हम बात कर रहे हैं, दूसरा हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, चाहे वो लैंड है, आपका फ्लैट्स है, हालांकि सबको पता है लैंड में ज़्यादा एप्रिसिएशन है एज़ कम्पेयर टू द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। और थर्ड आपका जो सेफ, जिसको हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, चाहे उसके अंदर आप पीपीएफ में आ जाए, चाहे उसके अंदर एफडी के पार्ट से बात करें, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें, तो हमारा सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की। फिर एक हमारे पास आता है जिसको आप इक्विटी या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो एक आइडियली वैसे तो सबका केस टू केस हम कई बार डिपेंड करता है कि उसका पहला ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कितना है, किस तरीके का उसकी रिक्वायरमेंट्स है, एज कितनी है, एज क्या है, और कितना उसका ओरिजिन पीरियड है। तो पोर्टफोलियो के बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, बट फिर भी अगर आप आइडियली इसमें पूछे तो हम इसमें एडवाइस ये करते हैं कि आपका 30 to 40% आपका पार्ट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर होना चाहिए, यानी कि आपकी इन्वॉल्व प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। 10 to 15% आपका मेटल्स के अंदर होना चाहिए। करीबन 15% के आसपास या 15 to 20% भी जा सकता है, वो आपका रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट जिसको हम काउंट करते हैं उसमें होना चाहिए। बैलेंस के साथ आप अपना स्टॉक मार्केट में, और उसमें भी देखना पड़ेगा इक्विटी डेब्ट या कैसे आप लगा रहे हैं। तो जैसा बाकी का आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आ रहा है तो उस हिसाब से वहाँ पर भी उसको आप चेंजेस टाइम टू टाइम कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल बाइफिकेशन हम यहाँ पर रख पाते हैं। सर जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं मेटल्स में तो ज़्यादातर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, और कौन से मेटल में हम इन्वेस्ट कर देना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए? देखिए मेटल्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें काउंट की जा सकती हैं, लेकिन कमोडिटीज़ मार्केट के साथ आप जाए तो फिर तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उसकी तरफ एडवाइजरी जाए, क्योंकि आपको फिजिकल फॉर्म में तो ये दो ही चीज़ें के लिए है। हालांकि सिल्वर बल्कि होता थोड़ा रखने में, गोल्ड आपका कम जगह गिरता है। तो मेटल में अगर आप फिजिकल फॉर्म में जा रहे हैं तो आप इन दो के साथ ही जाइए, किसी और मेटल की तरफ तो मुझे एडवाइजरी नहीं है। फिर अगर आपको उसमें जाना है तो आप कमोडिटीज़ मार्केट के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए तो सारे मेटल्स ओपन है वहाँ पर, हर चीज़ में कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप वहाँ पर उसको डिजिटल मोड में ही आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, वही तरीका बेस्ट है rather than कि आपका उसको फिजिकल होल्ड करें। किसी भी मेटल को आप होल्ड करेंगे तो आपको स्टोरेज भी चाहिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी आपकी, कब आप कहाँ से किस मार्केट में जाके आप सेल करोगे, कहाँ से आप परचेज करोगे, तो बेटर कि आप उसको डिजिटल मोड में जाए। सर ज़्यादातर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन क्या गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग से भी कमाया जा सकता है? ट्रेडिंग से कमाने के लिए आपको मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ऑलवेज, है ना। तो आप वो फैक्टर ध्यान में रख के जाइए। तो ट्रेडिंग करते हैं लोग बाग काफ़ी, और वो वॉच करते रहते हैं टाइमिंग को लेके, चीज़ों को लेके, बट उसके लिए आपको काफ़ी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। खासतौर से जो अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग की बात करते हो देन आई ऑलवेज एडवाइस कि फिर आप सिल्वर के साथ जाए, क्योंकि उसमें आपको मार्केट मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। गोल्ड फिर भी स्टेबल बेस पे चलता है, रनिंग बेस पे चलता है, और कहीं ना कहीं जिस प्राइस को वो एक बार टच कर लेता है बहुत जल्दी, वो उसका अगर डाउन भी आएगा तो दोबारा उस प्राइस तक वो जल्दी पहुंचेगा। तो आप गोल्ड के साथ ना जाके, आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट लेना है तो आपको इन दोनों अगर मेटल में बात करें तो सिल्वर के साथ आपको वॉच करनी है, और इंडस्ट्री डिमांड को ध्यान में रख के आप साथ में स्टॉक मार्केट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसका मूवमेंट का भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा संभल के करें। एक मेरा क्वेश्चन सर ये है, डायमंड में कोई इन्वेस्ट करे तो उसके प्राइस में इंक्रीमेंट होता है या वो डिक्रीज होता है? देखिए डायमंड के साथ तो आपको मतलब अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो आई नो एडवाइस फॉर डायमंड एज कम्पेयर टू द गोल्ड एंड सिल्वर। उसका सिंपल रीज़न है कि डायमंड के अंदर आपकी जो प्योरिटी का कंसेप्ट है, सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट है, और जब आप उसको रीसेल करने जाते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर, मतलब अगर आप ब्रांडिंग सपोज किसी से खरीद रहे हैं डायमंड, तो आपकी रीसेल भी बस वहीं पर ही अवेलेबल है। और वो भी आपको, अगर आप उसके अप्रिशिएशन की बात करें तो अप्रिशिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
तो डायमंड तो ऑलवेज फॉर द पर्पज ऑफ कि वो वैल्यू एडिशन फॉर योर पोर्टफोलियो एंड योर रेपुटेशन एंड एक्सेट्रा, आप उसको यूज पर्पज से आप देखें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डायमंड की, क्योंकि उसकी कोई उसमें वैरायटी इतनी है, उसमें चीज़ें इतनी है, उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि वो मार्केट को जब आप परचेज करके जब उसको रीसेल करने के लिए जाते हैं तो देन यू फील कि आपने डायमंड में इन्वेस्टमेंट अगर पॉइंट ऑफ व्यू से किया तो गलत किया। तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है कि कोई कंट्रोलिंग बोर्ड हो जो उसके प्राइस को कंट्रोल कर रहा हो, तो उसकी क्वालिटी और कहाँ से आप खरीद रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गोल्ड में तो आपको पता है कि अगर आपने ओल्ड ज्वेलरी भी परचेज करके उसको क्या करेगा, कोई भी ज्वेलर्स क्या करता है, ओल्ड ज्वेलरी भी परचेज करता है, उसको बाद में पिघला के उसको बिल्कुल। आगे वो दोबारा रीयूज में आ जाता है। बट डायमंड के साथ ऐसी पोजीशन नहीं है। तो डायमंड की जो फिनिशिंग हो गई, जो कटिंग हो गई उसकी, तो वही उसकी उसी की शार्पनेस है उसके अंदर। तो वो अगर आप रीसेल करने जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो दूसरी के लिए एज इट इज यूज में आ पाए या उसका कन्वर्ट शेप पॉसिबल नहीं है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। आप जैसा आप डायमंड रीसेल करेंगे तो कोई बायर भी उसके लिए मिलना चाहिए कि उसको भी वो शेप और वो चीज़ पसंद आ रही हो। तो ये चीज़ एक फैक्टर्स काम करता है जिसकी वजह से डायमंड का रीयूज प्रॉपरली नहीं बन पाता, मार्केट उस तरीके से नहीं मिल पाती आपको, रीसेल मार्केट उसकी आपको नहीं मिलेगी जनरली। डायमंड के अंदर आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए वैल्यूएबल है, आप उसको रखें, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन हाँ ब्यूटिफिकेशन के लिए बस, बाकी आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए तो थोड़ा सा एडवाइस नहीं रहेगी। सर गोल्ड के रेट मैंने कभी घटते हुए नहीं देखे, अगर घटते तो शॉर्ट टर्म के लिए घटते हैं। अगर आपने 2010 में खरीदा है तो 2015 में उसकी अच्छी खासी वैल्यू मिल गई, 2015 वालों को 20 में मिल गई। तो अगर 2025 में कोई गोल्ड खरीदना चाहे या 2026 में कोई गोल्ड खरीदना चाहे, अगले 5 सालों में आप गोल्ड की क्या ग्रोथ देखते हैं? देखिए गोल्ड में आपने जैसे भी बताया कि प्राइस हर बार उसको इंक्रीज होके मिलता है, तो गोल्ड तो हमेशा से ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको प्राइस इंक्रीज करके देके ही जाएगा। पर ये भी सच है जब भी हम परचेज जो भी प्राइस होता है हमें वो प्राइस ज़्यादा ही लगता है हमेशा, है ना। मतलब जब आपके टाइम में या मैंने अपनी शादी के टाइम पे परचेज किया था तो उस समय मुझे भी लगा कि यार बहुत ज़्यादा है, तो जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना परचेज करो। बट वहाँ पर उस समय शायद मेरी, मतलब मैं अपनी मैरिज की बात करूँ, 5200 के आसपास गोल्ड था 10 ग्राम्स, और अभी जो चल रहा है वो 120 के आसपास 1,20,000 प्लस पे है। तो गोल्ड का प्राइस जो होगा आने वाले 4-5 साल में, मुझे लगता है कि अगले साल में ही आप देखोगे कि आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो प्राइस जैसे सब जगह पर रहता है, तो गोल्ड में आपको प्राइस देखने को मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा और आपको रिटर्न अच्छी देके जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। क्या 30 to 40% की ग्रोथ अगले 5 सालों में देखते हैं आप? ईजिली मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 लाख के आसपास का गोल्ड का रेट हो जाएगा। तो पर इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका अपना डिसीजन है, बट स्टिल गोल्ड का जो पिछला ट्रेंड है उसके पॉइंट से बात करें तो गोल्ड इंक्रीज करके देके जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ बातें की हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में। उम्मीद है जो इन्वेस्टर्स हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको इस बात से कोई फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू नितिन जी।